स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। We are playing with fire and something very, very catastrophic could take place. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। और ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है सामने, ये बता रही है कि क्या होगा अगर न्यूक्लियर वॉरफेयर या न्यूक्लियर वॉर के बाद जो आएगी न्यूक्लियर विंटर। ऐसे तो हमने सुना होगा विंटर इज कमिंग, वेरी फेमस डायलॉग है, बट ऐसी कुछ सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है रशिया यूक्रेन के वॉर जो चल रहा है इतने महीनों से, उसके बाद। तो आज इस मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं कि यूएन ने वॉर्न किया है एक न्यूक्लियर विंटर आ सकता है यूरोप में, और उसके चलते क्या इसके फॉल आउट हो सकते हैं और क्या इसकी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और ऐसा क्यों बोला है यूएन ने। स्पेशली जो IAEA है उसके हेड ने एक स्टेटमेंट, उनके जो हेड है उनके एक स्टेटमेंट इशू किया है, ये बताते हुए कि हम लोग खतरों से खेल रहे हैं और आग से खेल रहे हैं। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। राफेल ग्रोसी जो कि हेड हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, उन्होंने बताया कि उनकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ग्राउंड से, ऑन ग्राउंड एक्चुअल रिपोर्ट जो यूक्रेन और रशिया वॉर के बीच में आ रही है, वो काफी डिस्टर्बिंग है और काफी ज्यादा, अगर आप देखेंगे, चिंताजनक है। स्पेशली अगर आप ये जो वीडियो देखेंगे, इसमें उन्होंने बहुत क्लियरली बोला हुआ है कि कुछ डैमेजेस हो रहे हैं रॉकेट फायरिंग एंड शेलिंग से, और बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो रखी है इस समय यूक्रेन में। ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपका एजुकेटर और दोस्त दीपांशु सिंह आपके लिए इस चैनल पे रेगुलरली वीडियोस बना रहा हूं। आप मुझसे जुड़ने के लिए dipanshuSingh.com टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड PDF। उसके साथ साथ आप मेरी इंटरनेशनल रिलेशंस की बेस्ट सेलर बुक को भी रेफर कर सकते हैं। और इसके अलावा 30 नवंबर 8 बजे सुबह से मेरा कोर्स चालू होने वाला है, लाइव फाउंडेशन बैच, जहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी एंड जियोपॉलिटिक्स एक इंटरेस्टिंग तरीके से। कोड यूज कर सकते हैं आप डीप लाइव फॉर एनरोलिंग इन द कोर्स। तो यूक्रेन में एक्चुअली मल्टीपल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जिसमें ज़ैपोरिज़िया जो करके एक पावर प्लांट है, ये सबसे बड़ा पावर प्लांट है और यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट माना जाता है, और ये रशियन कंट्रोल में है काफी समय से, जब से रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ा है। और संडे को क्या हुआ, इसके आसपास से काफी ज्यादा शेलिंग हुई है, तो आसपास की बिल्डिंगों में डैमेज तो हुआ है, बट अभी इमीडिएट टेंशन के कारण अगर आप देखेंगे, चिंताजनक विषय इसलिए क्योंकि अभी तो इन्होंने रिएक्टर बिकॉज ऑफ वॉर बंद कर दिया है, बट अभी भी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल वहां पे है। तो इस वजह से अगर उस पे एक्सप्लोजन होता है तो आप इमेजिन कर सकते हो, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि क्या होगा। और इसकी वजह से जो यूएन की वॉचडॉग है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उन्होंने एक कंडेमनेशन स्टेटमेंट इशू करते हुए लाइव चैनल पे इस बारे में बताया है कि ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन इस समय डेवलप हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि चेरनोबिल हादसा, हर कोई उससे वाकिफ है। चेरनोबिल डिजास्टर जो था, जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, रिवाइन है, एक क्लेम्स्की है, एक सदर्न यूक्रेन में, दीज आर द मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। और जो रेड में आपको मार्क दिख रहे हैं, ये रशियन ऑक्यूपाइड रीजन है। ज़ैपोरिज़िया जो सबसे बड़ा यूरोप का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इस समय करंटली रशिया के कंट्रोल में है। और अगर हम लेटेस्ट डेटा स्टैटिस्टिक्स देखें तो ईस्टर्न यूक्रेन पे खरसोन, क्रिमिया तो खैर पहले से कब्जे में था, मारियोपोल, लुहांस, ये सारे एरिया में अगर आप देखेंगे रशियन बैक्ड जो सेपरेटिस्ट है या रशियन मिलिट्री का काफी ज्यादा कंट्रोल है। उसके अलावा आसपास के कुछ एरिया में भी आप देखेंगे रशियन कंट्रोल है। ज़ैपोरिज़िया जो ये पावर प्लांट है, ये नीप्रो रिवर पे सिचुएटेड है और वहां से पानी ड्रॉ आउट करता है। जैसा कि आपको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए काफी पानी चाहिए होता है कूलिंग के लिए, मॉडरेटर जो रॉड्स होती हैं, देन कूलिंग के लिए वाटर चाहिए होता है। तो ये सिचुएशन है और यहाँ पे कंटिन्यूसली लड़ाई चलती चली जा रही है। एंड ये जो प्लांट है ज़ैपोरिज़िया जो है, ये अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा शहर है, ऑक्यूपाइड टाउन ऑफ नेरेदोर, जहां पे ये सिचुएटेड है। और यहाँ पे दोनों साइड से, रशिया हो चाहे यूक्रेन हो, दोनों की साइड से जबरदस्त लड़ाई चल रही है। और सबसे टेंशन और चिंताजनक वाली बात यह है कि ये जो शेलिंग हो रही है, ये जो बॉम्बिंग हो रही है, इसकी बिल्डिंग्स, इसकी वजह से ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसकी अगल बगल की बिल्डिंग्स में काफी नुकसान हुआ है और कोई भी साइड इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। रशियंस बोल रहे हैं कि यूक्रेन ने हमला किया है, यूक्रेनियन बोल रहे हैं रशियंस ने हमला किया है, और इसके बारे में कोई भी ऐसा कंफर्म डेटा नहीं आया है, कोई भी चीज कंफर्म नहीं करना चाहता। इनफैक्ट इवन दी IAEA जो है, उनको नहीं पता एग्जैक्टली कि किसकी गलती है, बट दोनों साइड से लड़ाई चल रही है और उसकी वजह से एक न्यूक्लियर विंटर आने के चांसेस हैं। जी हाँ, न्यूक्लियर विंटर क्या होता है, अगर हम एक्सपर्ट्स की बात माने तो न्यूक्लियर विंटर वो सिचुएशन होती है जिसकी वजह से एक ग्लोबल क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी आ सकती है, जिससे बिलियंस ऑफ पीपल की स्टारवेशन से डेथ हो सकती है। और ये जनरली तब होता है जब ग्लोबल स्केल पे एक न्यूक्लियर वॉरफेयर छिड़ जाए।
तो रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन को अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने, ये वन ऑफ द टॉप 3 मोस्ट वरीसम टाइम पीरियड्स है हिस्ट्री में इन द टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वॉर। पिछले 2 थे जो 1962 में आपने पढ़ा होगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, और 83 में एबल आर्चर इंसिडेंट था, जिसके बाद सोवियत यूनियन को लगा था कि नेटो मिलिट्री एक्सरसाइज, वो रियल में हमला कर दिया है नेटो ने सोवियत यूनियन पे। तो ये टॉप 3 इवेंट्स माने जाते हैं जहां पे न्यूक्लियर एस्केलेशन या न्यूक्लियर वॉरफेयर के एस्केलेशन को माना जा सकता है। तो अगर हम न्यूक्लियर विंटर की बात करें तो बेसिकली ये ऐसी सिचुएशन है कि अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बहुत बड़ा होता है, जो कि इस प्लांट में होने के पूरे चांसेस है, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, बट अगर ब्लास्ट होगा उसके बाद जो ऐश क्लाउड और डस्ट जो निकलेगा वो पूरे एटमॉस्फेयर में जो है फैल जाएगा। और जैसा कि आपने चेरनोबिल डिजास्टर में भी देखा था कि हवाओं की वजह से वो पूरे वेस्टर्न यूरोप की तरफ जो ये रेडियो एक्टिव क्लाउड था वो फैल गया था, जिसकी वजह से सब लोगों पे मैक्सिमम पॉपुलेशन पे इसका इफेक्ट जो है पड़ा था। और जब ये ऐश क्लाउड फैलेगा तो उससे क्या होगा, ये सनलाइट को ब्लॉक करेगा। सनलाइट ब्लॉक करेगा तो ऑब्वियसली आपको पता है एल्बिडो जो होता है, रिफ्लेक्टिंग जो है सनलाइट की पावर, वो इन क्लाउड्स की ज्यादा रहती है। इससे क्या होगा, ब्लैक रेन होगा, जो हार्मफुल गैसेज है, हार्मफुल जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं, वो बारिश के फॉर्म में नीचे गिरेंगे, जो डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स को, जिसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा आपके लिए खाने के लिए, ना रिसोर्सेज रहेंगे, पानी जो है वो पोल्यूटेड हो जाएगा, फिश भी मरने लग जाएंगी, सरफेस टेम्परेचर जो है आपका गिरने लग जाएगा। इसलिए न्यूक्लियर विंटर बोलते हैं, बिकॉज सनलाइट ब्लॉक हो जाती है। और लॉन्ग टर्म रेडिएशन इफेक्ट से क्या होगा, सर्वाइवर जो है उनके लिए बहुत कम चांसेस है कि वो फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे। इसका रेडियो एक्टिव फॉलोआउट बहुत ही खतरनाक होगा, अनइमेजिनेबल हो सकता है, जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और तो और इससे बाद में स्किन कैंसर होने के चांसेस इसलिए भी ज्यादा क्योंकि ओजोन डिप्लीशन भी होगा। तो ये चीज जो है हमें समझनी पड़ेगी इस सिनेरियो में कि न्यूक्लियर जो ये फॉल आउट है, या जो न्यूक्लियर जो विंटर की हम बात करते हैं, वो सपने में भी आप नहीं सोच सकते कि कितना भयानक होगा। और इसका अगर आपको एग्जाम्पल समझना है तो ये कुछ ऐसा है, जब चेरनोबिल में डिजास्टर हुआ, चेरनोबिल जो प्लांट डिस्ट्रॉय हुआ बिकॉज ऑफ चाहे मैन मेड एरर बोल लीजिए, उसकी वजह से जो ऐश क्लाउड था वो इतने एरिया में जाके वेस्ट विंड्स की वजह से फैला था, जिसका इफेक्ट आज तक देखने को मिलता है वहां के बच्चों में। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो चुके हैं रेडियो एक्टिविटी की वजह से, आज भी डिफॉर्म्ड बच्चे पैदा होते हैं। तो यू कैन ओनली इमेजिन कि इसका क्या होगा। तो अभी संयम बरतने का दौर है, अभी धैर्य बरतने का दौर है दोनों साइड के लिए, हम यही आशा कर सकते हैं। और अगर हम देखें कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, रशिया, यूएस सबसे ज्यादा, चाइना, फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, इंडिया। और जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनरिचमेंट की, तो नेचुरल यूरेनियम जो है उसमें यूरेनियम 238 99% होता है, 235.72% होता है। बट वो फिसाइल जो होता है और फर्टाइल दोनों में डिफरेंस पता होना जरूरी है। 235 मेजरली यूज होता है, इसलिए हम लोग इसको एनरिच करते हैं, जिसकी वजह से रिएक्टर ग्रेड यूरेनियम जो है वो लगभग आपका 3 to 5% के आसपास पहुंच जाता है। बट अगर हम वेपन्स ग्रेड बनाना चाहते हैं तो इसको हम लोग 20 से 85% तक लेके जाते हैं वेपन्स बनाने के लिए। तो मोस्टली आजकल कंट्रीज जो हैं जब एनरिचमेंट की बात करती हैं, या ईरान की जब हम बात करते हैं, तो वो वेपन्स ग्रेड यूरेनियम एनरिचमेंट करते हैं, जिस सेंट्रीफ्यूग्स में वो रोटेट करते हैं, जिससे यूरेनियम 235 का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाए। तो ऑल वी कैन होप फॉर द बेस्ट। और बाकी ये डेवलपिंग स्टोरी पे हम आगे और भी वीडियो बनाते रहेंगे। और तब तक के लिए आप लोग मेरे लाइव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग द कोड डीप लाइव, जिसकी वजह से आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। 30 नवंबर से भूलिएगा मत, 8 बजे चालू हो रहा है लाइव फाउंडेशन बैच 9। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।